नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीति की जगह सौर मंडल से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? विकल्प हैं गैलीलियो, जे.एल. बेयर्ड, कोपरनिकस या केपलर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका सही उत्तर है कोपरनिकस। कोपरनिकस। अच्छा, तो इनसे जुड़े कुछ और तथ्य भी बताइए, मतलब इनकी खोज इतनी खास क्यों मानी जाती है? जी जरूर। देखिए, निकोलस कोपरनिकस ने ही सबसे पहले हेलियोसेंट्रिक मॉडल यानी कि सूर्य केंद्रित मॉडल दुनिया के सामने रखा था। उन्होंने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और बाकी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। अच्छा, और इससे पहले क्या माना जाता था? इससे पहले टॉलमी का जियोसेंट्रिक मॉडल यानी भू केंद्रित मॉडल चलता था, जिसके हिसाब से पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र मानते थे। तो ये तो बहुत बड़ा बदलाव रहा होगा उस समय। जी हाँ, कोपरनिकस ने अपनी ये खोज अपनी किताब डी रेवोल्यूशनिबस ऑर्बियम कोलिस्टियम में प्रकाशित की। बाद में गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से की गई खोजों से कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया और केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए, जिससे ये मॉडल और भी सटीक हो गया। समझ गया। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? आपके विकल्प हैं ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा। इन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रह। तो क्या किसी भी आकाशीय पिंड को ग्रह कहा जा सकता है? इसकी कोई परिभाषा है? हाँ बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU के अनुसार ग्रह होने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। 3 शर्तें, वो क्या हैं? पहली शर्त कि वो सूर्य की परिक्रमा करता हो। दूसरी कि उसका आकार इतना बड़ा हो कि अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण वो लगभग गोलाकार हो जाए। और तीसरी शर्त ये है कि उसने अपने कक्षा के आसपास के क्षेत्र को दूसरे छोटे पिंडों से साफ कर दिया हो। अच्छा, तो इसी तीसरी शर्त की वजह से प्लूटो के साथ कुछ हुआ था ना? जी बिल्कुल। इसी तीसरी शर्त को पूरा न कर पाने के कारण 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। बहुत दिलचस्प। अब इसी से जुड़ा अगला सवाल, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? विकल्प हैं ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या सौर तारा। इसका सही उत्तर है उपग्रह। उपग्रह जैसे हमारा चांद। इनके बारे में कुछ और बताइए। जी, उपग्रह 2 तरह के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। जैसा आपने कहा, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। और हमारे सौर मंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास हैं? हमारे सौर मंडल में बृहस्पति और शनि के पास सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं। और एक मजेदार तथ्य ये है कि गैनीमेड, जो बृहस्पति का उपग्रह है, वो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये बुध ग्रह से भी बड़ा है। वाह। और कृत्रिम उपग्रह? हाँ, कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग हम संचार, मौसम की भविष्यवाणी और नेविगेशन जैसी चीजों के लिए करते हैं। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? और विकल्प है न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस या गैलीलियो। यह नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। केपलर? हमने शुरू में भी इनका जिक्र किया था, तो इनके नियम क्या कहते हैं, जरा विस्तार से समझाइए। जरूर। जोहान्स केपलर ने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए थे। पहला नियम कहता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर गोल नहीं बल्कि दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल कक्षाओं में घूमते हैं और सूर्य उस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होता है। अच्छा, मतलब एकदम गोल चक्कर नहीं काटते। और दूसरा नियम बताता है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ग्रह सूर्य के पास होता है तो उसकी गति तेज हो जाती है। और तीसरा नियम थोड़ा तकनीकी है। ये कहता है कि किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, मतलब उसका एक चक्कर पूरा करने का समय, उसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? विकल्प हैं 8, 9, 10 या 11। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। 8? तो ये 9 से 8 कैसे हुए, इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। जी, ये 8 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण।
2006 तक, जैसा कि हम जानते हैं, प्लूटो को नोवा ग्रह माना जाता था। हाँ, लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की परिभाषा बदल दी, जिस पर प्लूटो खरा नहीं उतर सका। इसलिए प्लूटो को बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट की एक नई श्रेणी में डाल दिया गया। इसमें एरस, सेरस जैसे और भी बौने ग्रह शामिल हैं। ठीक है। अब ग्रहों के क्रम से जुड़ा एक सवाल। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ध्यान से सुनिएगा। पहला विकल्प है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। दूसरा बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र। तीसरा बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। और चौथा बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। इसका सही क्रम है पहला वाला, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इस क्रम के बारे में कुछ और जानकारी दीजिए। जी, ये सौर मंडल के पहले 4 ग्रहों का क्रम है। इन्हें आंतरिक या पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। और अगर पूरा क्रम देखें तो वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। मतलब बुध सबसे पास और वरुण सबसे दूर। बिल्कुल। बुध सूर्य के सबसे निकट हैं और वरुण सबसे दूर। इन्हें याद रखने के लिए एक प्रसिद्ध अंग्रेजी वाक्य भी है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ये तो बहुत आसान तरीका है याद रखने का। अब अगला सवाल थोड़ा पेचीदा है। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? विकल्प हैं मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। दूसरा शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। तीसरा शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। और चौथा मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध। इसका सही उत्तर है शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। ये क्रम कैसे तय होता है? ये तो बदलता रहता होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये क्रम ग्रहों की अपनी अपनी कक्षाओं में स्थिति के कारण बदलता रहता है, लेकिन औसतन यही क्रम रहता है। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, इसीलिए उसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और शुक्र के बाद मंगल, फिर बुध और फिर बृहस्पति का क्रम आता है। हालांकि एक मजेदार बात यह है कि एक शोध के अनुसार बुध अपनी छोटी कक्षा के कारण समय के अधिकांश हिस्से में पृथ्वी के सबसे करीब रहता है। वाह, ये तो नई जानकारी है। अब बात करते हैं आकार की। हाँ। आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? पहला विकल्प बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। मैं बाकी के विकल्प नहीं पढ़ रहा क्योंकि वो काफी मिलते जुलते हैं। हाँ, और आपका पहला विकल्प ही सही है। सही क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। तो बृहस्पति वाकई में सबसे बड़ा है? जी, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान बाकी सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान का भी 2.5 गुना है। वो सबसे छोटा ग्रह बुध है। शनि दूसरा सबसे बड़ा है और हमारी पृथ्वी आकार में 5वें नंबर पर आती है। एक तरह से आप देख सकते हैं कि पहले 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, गैस के विशाल गोले हैं जिन्हें गैस जाइंट्स कहते हैं, और आखिरी के 4 मतलब आकार में छोटे 4 स्थलीय ग्रह हैं। बहुत स्पष्ट। अब अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? विकल्प हैं क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह या निहारिका। इसका उत्तर है निहारिका, जिसे नेबुला भी कहते हैं। अच्छा, तो इन सब में क्या अंतर है, ये भी समझा दीजिए। जरूर। देखिए, क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स चट्टानी पिंड है जो मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच की बेल्ट में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु या कॉमेट्स धूल, बर्फ और गैस के बने होते हैं और जब ये सूर्य के पास आते हैं तो इनकी एक पूंछ दिखाई देती है। और निहारिका गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल होता है जो तारों के बीच के स्पेस में मौजूद होता है। असल में हमारा सौर मंडल भी एक निहारिका से ही बना है, लेकिन निहारिका खुद सौर मंडल का हिस्सा नहीं है, वो तो एक तरह से तारों की जन्मस्थली है। समझ गया। अब तारों से जुड़े सवाल पर आते हैं। तारा मंडल क्या है? पहला विकल्प पृथ्वी से समुद्रस्थ तारों की आकाश में एक विशेष आकृति। दूसरा ऐसे तारों के आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समुद्रस्थ नहीं हो सकती है। बाकी 2 विकल्प ग्रहों से जुड़े हैं। इसका सही उत्तर है दूसरा वाला, ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समुद्रस्थ नहीं हो सकती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि तारामंडल में जो तारे हमें एक साथ एक पैटर्न में दिखते हैं वो असल में एक दूसरे से बहुत बहुत दूर हो सकते हैं, अरबों किलोमीटर दूर। अच्छा। जी,
बस पृथ्वी से देखने पर वो हमें एक साथ एक विशेष आकृति में नजर आते हैं। प्राचीन सभ्यताओं ने इन्हीं आकृतियों को जानवरों या पौराणिक पात्रों के नाम दिए, जैसे सप्तऋषि या ओरियन। कल्पों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। वो कैसे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU आधिकारिक तौर पर आकाश को 88 तारामंडलों में विभाजित करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत संख्या है। तो फिर 89 का विकल्प क्यों दिया गया है? जी, स्रोत में दिए गए 89 उत्तर को कुछ विशेष संदर्भों में माना जा सकता है, लेकिन जो मानक उत्तर है वो 88 ही है। और इन 88 तारामंडलों ने पूरे आकाशीय गोले को कवर कर लिया है। मतलब कोई भी तारा किसी न किसी तारामंडल का हिस्सा जरूर है। ठीक है, ये स्पष्ट करने के लिए धन्यवाद। अब एक बहुत ही रोचक नाम वाला सवाल। निक्स कोलंपिया, कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? विकल्प हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल। यह पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। और इसके बारे में क्या खास है? ये नाम तो काफी अलग लग रहा है। हाँ, इसका सही नाम अब ओलिम्पस मोन्स है और ये हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्ञात ज्वालामुखी और पर्वत है। सबसे ऊंचा? कितना ऊंचा है ये? इसकी ऊंचाई लगभग 22 किलोमीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना? जी, ये एक शील्ड ज्वालामुखी है और इसका आधार इतना चौड़ा है कि ये लगभग पूरे फ्रांस देश के क्षेत्रफल के बराबर है। अविश्वसनीय है ये तो। चलिए अब वापस ग्रहों के वर्गीकरण पर आते हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 6? पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। और ये कौन कौन से हैं? पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट वे ग्रह हैं जिनकी सतह चट्टानी और ठोस होती है। इनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल शामिल है। ये ग्रह सूर्य के सबसे करीब हैं, आकार में छोटे हैं और इनका घनत्व ज्यादा होता है। इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। तो इसी से जुड़ा अगला सवाल आसान हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, मंगल या शनि? इसका सही उत्तर है शनि। और शनि पार्थिव ग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि शनि एक गैसीय ग्रह है जिसे गैस जायंट या जोवियन ग्रह भी कहते हैं। इसकी कोई ठोस सतह नहीं है और ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। और एक मजेदार बात यह है कि शनि का घनत्व पानी से भी कम है। मतलब अगर कोई इतना बड़ा महासागर होता जिसमें शनि को रखा जा सके तो ये उस पर तैरता। तैरने वाला ग्रह, कमाल है। अब दूसरे प्रकार के ग्रहों की बात करते हैं। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? 6, 5, 4 या 3? इनकी संख्या भी 4 है। ये कौन से ग्रह हैं? बाह्य ग्रहों को जोवियन ग्रह भी कहते हैं क्योंकि वे बृहस्पति जैसे हैं। इनमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण शामिल हैं। ये ग्रह आकार में बहुत बड़े हैं, मुख्य रूप से गैसों से बने हैं और इन सभी के चारों ओर वलय और बहुत सारे उपग्रह हैं। तो अगला प्रश्न है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में कौन सम्मिलित नहीं है? शनि, अरुण, वरुण या मंगल? इसका उत्तर है मंगल। ये तो अब साफ हो गया है। जी, जैसा कि हमने अभी चर्चा की, मंगल एक पार्थिव या स्थलीय ग्रह है। इसकी सतह ठोस और चट्टानी है, जबकि शनि, अरुण और वरुण बृहस्पति की तरह ही गैस से बने विशाल ग्रह हैं। ठीक है। अब एक और दिलचस्प सवाल, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त यानी काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं? विकल्प है बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, अरुण और वरुण या शुक्र और अरुण? सही उत्तर है शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण, मतलब ये दोनों उल्टी दिशा में घूमते हैं, ऐसा क्यों? जी, सौर मंडल के ज्यादातर ग्रह अपनी धुरी पर वामावर्त घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण दक्षिणावर्त यानी उल्टी दिशा में घूमते हैं। इसका मतलब है कि शुक्र पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। ये तो बहुत ही अजीब है। हाँ और अरुण तो लगभग अपनी तरफ 98 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए वो एक लुढ़कती हुई गेंद की तरह घूमता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद इनके निर्माण के शुरुआती दौर में किसी विशाल पिंड से हुई टक्कर के कारण इनकी घूमने की दिशा बदल गई होगी। अद्भुत। अब एक बड़ा सवाल, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को या शनि को? सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? हमारा सौर मंडल लगभग 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल के एक विशाल बादल से बना था, जिसे सौर निहारिका कहते हैं।
इस बादल के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्यादातर पदार्थ इकट्ठा होकर सूर्य बन गया। आज भी सूर्य का द्रव्यमान पूरे सौरमंडल के द्रव्यमान का लगभग 99.86% है। यानी सब कुछ उसी से बना है और उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। बिल्कुल, इसी के विशाल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी ग्रह और अन्य पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं और सूर्य ही पूरे सौरमंडल को प्रकाश और ऊर्जा देता है। अब एक और शब्द, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाती है? विकल्प है धूमकेतु, उल्का, लुब्धक या अभिनव तारा। विस्फोटी तारे को अभिनव तारा या सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा ये क्या होता है? सुपरनोवा किसी विशाल तारे के जीवन के अंत में होने वाला एक बहुत शक्तिशाली और चमकदार विस्फोट है। इस विस्फोट के दौरान तारा कुछ समय के लिए अपनी पूरी आकाश गंगा से भी ज्यादा चमक सकता है। और इसका महत्व क्या है? यही ब्रह्मांड में लोहा और सोने जैसे भारी तत्वों के निर्माण और उनके फैलने का मुख्य स्रोत है। बढ़िया। अब हम अपने आखिरी सवाल पर आ गए हैं, जो हमें वापस वहीं ले जाता है जहां से हमने शुरू किया था। वो वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे? न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या आइंस्टीन? यह खोज सर्वप्रथम कोपरनिकस ने की थी। तो ये एक तरह से हमारी चर्चा का चक्र पूरा हो गया। जी, जैसा कि हमने पहले प्रश्न में बात की थी, कोपरनिकस ने ही सूर्य केंद्रित मॉडल प्रस्तुत किया था। उनकी ये खोज आधुनिक खगोल विज्ञान की नींव बनी और बाद में गैलीलियो, केपलर और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को साबित किया और आगे बढ़ाया। तो आज हमने देखा सौरमंडल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। जाने से पहले आपके लिए एक सवाल, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और क्यों? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।